डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 9 सालों में किसानों को आर्थिक संकट से बचाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। किसानों को बाढ़, बारिश, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में हुए नुकसान की होती है भरपाई। राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों के लिए की कई अहम घोषणाएं। बैल से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30,000 रुपए का अनुदान, जबकि गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए का बढ़ाया गया बोनस। और बिहार के किसानों को अब सब्सिडी पर मिलेंगे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न के बीज। कृषि विभाग ने किसानों से सब्सिडी रेट पर बीज पाने के लिए मांगा ऑनलाइन आवेदन। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। बाढ़, बारिश, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं में फसल बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी माना जाता है। 2016 में शुरू हुई पीएम फसल बीमा योजना ने अपनी यात्रा के 9 साल पूरे कर लिए हैं। योजना के जरिए 74 करोड़ किसान आवेदनों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और किसानों के नुकसान दावों की भरपाई के लिए 1.73 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। 9 साल में किसानों ने फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर लगभग 39,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुछ राशि बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर भुगतान करनी होती है, जबकि राज्य और केंद्र सरकार भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम भुगतान करती है ताकि किसानों पर वित्तीय बोझ न बढ़े। ये योजना किसानों की समृद्धि और सुरक्षा का मजबूत आधार बनी है। अब तक कुल लाभार्थी किसानों की संख्या देखें तो ये आंकड़ा 19.70 करोड़ के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं। इसमें किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं जो कृषि के लिए बिजली कनेक्शन और सौर ऊर्जा से जुड़े हैं। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 1000 ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की गई है। अपने बजट भाषण में दिया कुमारी ने बताया कि सरकार ने गौशालाओं और नंदीशालाओं को अनुदान 15% बढ़ाया है। गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प है। प्रदेश में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी। 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए के ग्रीन बजट की घोषणा की गई है। साथ ही बैल से खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गेहूं की एमएसपी पर बोनस 150 रुपए की दर से बढ़ाया गया है। राजस्थान कृषि विकास योजना के लिए 1,350 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। योजनाओं के तहत कृषि की नई तकनीकों पर कार्य किए जाएंगे। कृषि आदान और जैविक खेती आदि से जुड़े कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है और फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को अनुदान की घोषणा की गई है। रबी सीजन के गेहूं की कटाई देश के कुछ इलाकों में शुरू हो गई है।
कुछ हिस्सों में कटाई शुरू होने में अभी समय है। हालांकि गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। यूपी समेत कई राज्यों में 1 मार्च से सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। बाकी राज्यों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। किसानों को गेहूं बिक्री के लिए MSP का भाव मिलेगा, लेकिन कुछ राज्य किसानों को बोनस के रूप में MSP से ज्यादा भाव देंगे। किसानों को सरकारी केंद्रों पर उपज बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी गई है। रबी सीजन में गेहूं की बम्पर खेती हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 27 जनवरी 2025 तक देश भर में लगभग 324.38 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 315.63 लाख हेक्टेयर के मुकाबले करीब 9 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। मानसून अच्छा रहने के चलते मिट्टी में पर्याप्त नमी से किसानों ने अधिक रकबे में बुआई की है। अनुकूल मौसम के चलते फसल अच्छी दिख रही है और ज्यादा उत्पादन का अनुमान है। डेयरी और पशुपालन में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, पर्यावरण में सुधार और दूध उत्पादों का अधिकतम इस्तेमाल कर घरेलू और एक्सपोर्ट बाजार में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कई योजनाओं पर काम कर रही है। पशुपालकों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए खास तौर पर 5 बड़ी योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। हाल में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के रेट कम करने में भी NDDB का खासा योगदान रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इन योजनाओं को लेकर NDDB की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए NDDB ने कृषि और पशुपालन के बीच पुल का काम किया है। बिहार में किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न को नकदी फसल के रूप में उगा रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में किसान रबी फसलों की कटाई के बाद स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती शुरू करेंगे। इन किसानों के लिए कृषि विभाग ने ऐलान किया है कि सब्सिडी रेट पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे कम खर्च में अधिक कमाई कर सके। बिहार के कृषि विभाग ने किसानों से सब्सिडी रेट पर बीज पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसमें मधेपुरा जिले के कई प्रखंडों का चयन किया गया है, जहां किसानों को सब्सिडी पर स्वीट और बेबी कॉर्न का बीज दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, खासकर जब उनकी उपज को ताजगी बनाए रखने में कोल्ड स्टोरेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपको बताएंगे कि कैसे कोल्ड स्टोरेज प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने में मदद कर सकती है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में कृषि उत्पादों की प्रचुरता है, लेकिन ये उत्पाद बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। फिर कोल्ड स्टोरेज कैसे इन उत्पादों के नुकसान को कम कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम मंडी.com की खास रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल किसानों की आय बढ़ाता है, बल्कि पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला को भी सशक्त बनाता है। कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ाकर उन्हें लंबे समय तक ताजा रखती हैं।
इससे किसानों को उपज को सही समय और बेहतर कीमत पर बेचने का मौका मिलता है। सरकार कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। कोल्ड स्टोरेज का मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे टेम्परेचर कंट्रोल वातावरण में रखा जाता है। इससे न केवल उपज की ताजगी बनी रहती है, बल्कि किसानों को अपने उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेचने का मौका भी मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर सेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो आपको वो प्रोडक्ट को टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा टू फेच द बेटर प्राइस इन द मार्केट और बेटर प्राइस फॉर रिलेशन फॉर द फार्मर। तो इसकी ये ज़रूरत होती है। और अगर कोल्ड स्टोरेज की बात करें फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव तो दो तरह के सप्लाई चेन में हम इसको बांट सकते हैं, एक एक्सपोर्ट सप्लाई चेन, एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन। तो एक्सपोर्ट में कोल्ड चेन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इनका जो ट्रैवलिंग टाइम जो होता है वो 3 वीक से लेके 6 वीक तक होता है और उस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बनाने के लिए हमको टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। भारत में फल और सब्जियों का उत्पादन गेहूं और चावल से भी ज्यादा हो चुका है। कुल मिलाकर करीब 320 मिलियन टन उत्पादन होता है, जिसमें 210 मिलियन टन सब्जियां और 110 मिलियन टन फल होते हैं। सरकार ने हाल में कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए बजट में नई योजनाओं का ऐलान किया है ताकि किसानों को अपनी उपज को अच्छी तरह स्टोर करने का मौका मिले। इसका फायदा ये होगा कि किसानों को स्ट्रेस सेलिंग से बचने का मौका मिलेगा और वे अपने उत्पाद को टेम्परेचर कंट्रोल में रखकर अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। देखिए, अगर इंडिया में देखिएगा तो फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है ग्रेन के प्रोडक्शन से अधिक निकल गया है। अगर टोटल की बात करें तो 320 मिलियन टन फ्रूट एंड वेजिटेबल के इंडिया में प्रोडक्शन होता है, जिसमें वेजिटेबल 210 मिलियन टन होता है और 110 मिलियन टन आपको फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में अगर कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की हम बात करें तो 39 मिलियन टन यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की इंस्टॉल कैपेसिटी है। अगर नंबर की कोल्ड स्टोरेज की हम बात करें तो 8,653 कोल्ड स्टोरेज इंडिया में है अवेलेबल। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये कोल्ड स्टोरेज जो है वो प्राइमरली पोटैटो के लिए है। अगर हम उदाहरण के तौर पर आलू, गाजर या सेब की बात करें तो जब इनकी हार्वेस्टिंग होती है तो प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और प्राइस बहुत कम हो जाता है। जैसे आलू की बात करें तो हार्वेस्टिंग के समय किसानों को सिर्फ 8 से 10 रुपए किलो मिलते हैं। लेकिन अगर किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखकर ऑफ सीजन में बेचता है तो उसे 25 से 30% ज्यादा दाम मिलता है। इसका मतलब है कि कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट का सेल प्राइस बढ़ाने में मदद करता है और किसानों की इनकम बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए किसानों को मानसिक और वित्तीय रूप से तैयार होना पड़ेगा ताकि वो अपने उत्पाद को सीजन के बाद बेचने का निर्णय ले सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। नेचुरली क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो जब ये हार्वेस्टिंग सीजन रहता है तो प्रोडक्ट का काफ़ी सप्लाई होता है और उसमें प्राइस काफ़ी कम होता है। अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का प्राइस जो होता है, फार्म गेट प्राइस होता है, वो 8 से 10 रुपया पर केजी होता है। लेकिन फार्मर अगर उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और ऑफ सीजन में बेचता है तो कम से कम उसको प्राइस का बेनिफिट 25 से 30% तक मिलता है। तो डेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बढ़ाता है और फार्मर की इनकम में इम्प्रूव करता है। लेकिन फार्मर जो है वो मानसिक तौर से तैयार होना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को सीजन में ना निकाल के ऑफ सीजन में निकाले। अगर हम मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो हर 5-7 साल में बदलाव देखा जाता है। सरकार के 10,000 FPO के इनिशिएटिव ने किसानों के सोचने का तरीका बदल दिया है। अब किसान सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे बल्कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे हैं। कोल्ड स्टोरेज इस बदलाव में अहम भूमिका निभाता है क्योंकि इससे किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। अब भारत के बड़े शहरों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तेजी से चल रहे हैं जो 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। उनके लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना जरूरी है। इसके लिए FPO और किसान संगठन इन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मिडलमैन को हटाया जा सके और किसान सीधे अच्छे दामों पर अपना माल बेच सकें। हर एक 5 साल 7 साल में ना मार्केट का एक ट्रेंड बदल जाता है और FPO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है 10,000 के, जो एटलीस्ट इतना इम्पैक्ट किया है कि फार्मर ये अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि वो फार्मर नहीं है, उनको एक बिजनेसमैन भी बनना है। सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ग्रो टू सेल।
पहले जो था ग्रो फॉर सेल, अब ग्रो टू सेल, मतलब हम वही उगाएंगे जो मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी होगा। और कोल्ड स्टोरेज क्या करेगा या पैक हाउस क्या करेगा, उसमें एक एडवांटेज इनको देगा। अब अभी क्या है, भारत में भी जो मेट्रोपॉलिटन जो मेजर कंजम्पशन सेंटर है वहाँ पे क्विक कॉमर्स का एक सिस्टम शुरू हुआ है जो 10 मिनट में आपको प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। तो उनको क्या चाहिए, दे आर वर्किंग ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी वर्क करने के लिए उनको बैक एंड में FPO या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा, so that कि they can supply or they can eliminate middlemen to be competitive in the market। तो उसमें क्या होगा कि वो FPO से बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो FPO जो है वो कोई कॉमर्स कंपनियों के साथ काम कर रही हैं और उनका अपना टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउस है और वो डिमांड के हिसाब से उसको जनरेट करते हैं और उनके वेयर हाउस में डिलीवर करते हैं। किसी भी कृषि कमोडिटी के एक्सपोर्ट में कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा रोल है। हाल के एक स्टडी से पता चला है कि भारत में हर साल 10 से 15% वॉल्यूम लॉस होता है, यानी करीब 30 से 32 मिलियन टन प्रोडक्ट खराब हो जाता है। ये लॉस कम किया जा सकता है अगर हम कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल बढ़ाएं। कोल्ड स्टोरेज लगाने से एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और प्रोडक्ट की उपलब्धता भी बेहतर होगी, जिससे एक्सपोर्ट्स के साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। प्राइवेट पार्टनर के साथ काम करने से उन्हें भरोसा मिलेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय तक रहेगा, जिससे वे ज्यादा निवेश करेंगे और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देंगे। इससे सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। एक्सपोर्ट में कोल्ड स्टोरेज के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इंडिया का डाटा देखा जाए तो इंडिया का अभी जो रिसेंट जो स्टडी जो हुआ है कई एक एजेंसियों के द्वारा किया गया है, तो एवरेज 10 से 15% का वैल्यू लॉस होता है। अगर क्वांटिटी करें तो इंडिया में करीब करीब 30-32 मिलियन टन का लॉस होता है। डेफिनेटली इस लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज लगा के, और कोल्ड स्टोरेज लगाने से एक्सपोर्ट क्षमता और एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा होगा और फार्मर और FPO को भी फ़ायदा होगा। तो FPO क्या करेगा कि कंड्यूट के रूप में काम करेगा। जो छोटे छोटे फार्मर का समूह बनता है तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर या तो गवर्नमेंट के सब्सिडी से करे, कुछ अपनी इक्विटी से करे, और या प्राइवेट प्लेयर से वो पार्टनरशिप भी कर सकता है। और पार्टनरशिप करने के बाद से क्या होगा, प्राइवेट पार्टनर एश्योर्ड हो जाएगा कि हाँ हमको हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है लंबे समय के लिए, तो वो और भी इन्वेस्ट करेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करेगा और अपने सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेगा। आपने जाना कि कोल्ड स्टोरेज किस प्रकार किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इसके लाभ का पूरा एहसास तभी होता है जब हम इस विषय पर और गहराई से विचार करेंगे। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सरकार इस दिशा में क्या योजनाएं बना रही है। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। कोल्ड स्टोरेज ने किसानों के लिए नए अवसरों का द्वार खोला है, जो न केवल उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है बल्कि कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा भी दे रहा है। कोल्ड स्टोरेज न केवल किसानों की मदद करता है बल्कि पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत भी बनाता है। ये बदलाव किसानों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। असल में किसानों के पास ऐसी सुविधा नहीं होती कि वे अपने उत्पाद को सही समय पर सही दाम पर बेच सके, क्योंकि उन्हें सीजन में ही सब्जियां और फल बेचने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग कंपनी उनके साथ टाई अप करती है और उन्हें ये बताती है कि इस हफ्ते कितनी मात्रा में चाहिए और अगले हफ्ते कितनी, तो किसान इस प्लान के हिसाब से काम कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादों को सही समय पर सही कीमत पर बेचने का मौका मिलेगा और वे उन दिनों की कमी से बच सकते हैं जब बाजार में मांग कम होती है। फार्मर को ये नहीं होता है, उनको सीजन में कोई सब्जी और फल उपजाना है और उसको सीजन में ही बेच देना है।
लेकिन अगर कोई मार्केटिंग कंपनी उनसे टाई अप करे और वो उनका अपना डिमांड दे कि हमको इस वीक में इतना चाहिए, इस वीक में इतना चाहिए, तो फार्मर क्या करेंगे कि अपने इस प्लान को प्लान बनाएंगे, सोइंग प्लान बनाएंगे और स्टैगर्ड होगा, तो वो गलत वाले सिचुएशन को अवॉइड करेंगे क्योंकि उनके पास एश्योर्ड मार्केटिंग है। तो कंपनी के साथ टाई अप करने पे ये फ़ायदा होता है कि वो सोइंग अपने प्लान के हिसाब से करेंगे, तो गलत वाले पीरियड को वो अवॉइड कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों को कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने के लिए अलग अलग स्कीम और एजेंसियों के जरिए मदद करती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद करता है। इसके अलावा राज्य सरकार की स्कीम के तहत 5 से 25 मैट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज फार्म लेवल पर स्थापित हो सकते हैं, जिसमें 50% तक सब्सिडी मिलती है। इस तरह सरकार किसानों और एफपीओ को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और अच्छे दामों पर बेचने का अवसर देती है। कोल्ड स्टोरेज भारत सरकार और राज्य सरकार कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने की मदद करती है अपने डिफरेंट स्कीम और डिफरेंट एजेंसी के द्वारा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वो कोल्ड स्टोरेज बनाने में मदद करती है। सब्सिडी 35% से लेकर 50% तक है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि 5000 मीट्रिक टन के कैपेसिटी से ऊपर होगा तभी वो राष्ट्रीय स्तर का एजेंसी उस पर सपोर्ट करेगी। अगर उससे कम होगा तो राज्य स्तर पे स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन होता है, वो उसको हेल्प करेगा। और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है MIDH जो स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। उसमें कोल्ड स्टोरेज प्रमोट करने के लिए फार्मर को, FPO को 5 मीट्रिक टन से लेकर 25 मीट्रिक टन का फार्म लेवल पे एस्टेब्लिश करने का उसमें स्कीम है, जिसमें सब्सिडी अप टू 50% तक है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं के जरिए मदद कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का सही तरीके से फायदा उठाने के लिए फार्म लेवल पर काफी मेहनत करनी होगी। किसानों को ये समझना पड़ेगा कि वे बाजार की जरूरत के हिसाब से अपनी उपज को पहचानें और फिर उसी आधार पर काम करें। भारत सरकार ने 2030 तक $100 बिलियन का कृषि उत्पादों के निर्यात का बड़ा लक्ष्य तय किया है और इसके लिए हॉर्टिकल्चर क्षेत्र का योगदान अहम होगा। भारत सरकार एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक $100 बिलियन का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का करना है। तो उस $100 बिलियन में हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत हाई होता है। तो हॉर्टिकल्चर प्रमोट करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज या टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन नेटवर्क एस्टैब्लिश करना जरूरी होगा। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सर्विस सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होता है। जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है तो इसके साथ कई स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं। इससे नए जॉब्स क्रिएट होते हैं और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में मदद मिलती है। बड़ी कंपनियां भी टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन में भाग लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं और प्राइवेट सेक्टर इस प्रक्रिया में निवेश करते हैं। इससे किसानों को प्रोडक्ट इंश्योरेंस मिलता है और प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का कैस्केडिंग इम्पैक्ट पड़ता है, और जब कोल्ड स्टोरेज सिस्टम या टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन सिस्टम हुआ तो बहुत सारे उसमें स्टेक होल्डर आ जाएंगे। तो सर्विस सेक्टर में डेफिनेटली बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, जो किसान के अलावा और भी जो स्टेक होल्डर उनको जॉब मिलेगी। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का मैन्युफैक्चरर हो गया, लॉजिस्टिक पार्टनर हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, कोल्ड स्टोरेज का जो इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर हो गया। तो अलग अलग स्टेक होल्डर है जहाँ पर जॉब का क्रिएशन होगा। कोल्ड स्टोरेज और टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन सिस्टम कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे किसानों को न केवल अपनी उपज को लंबे समय तक ताजा रखने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें बेहतर मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने का मौका भी मिलता है। सरकार की योजनाओं और FPO के सहयोग से अब किसान अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से सहेजने और बेचने में सक्षम हैं। भविष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2030 तक के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आवश्यक होगा, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि भारत को कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।